सावरकर का आधा शरीर बाहर था। सावरकर कूदने के बाद उनके ऊपर कई गोलियां भी चलाई गई, लेकिन सावरकर बच गए। लेकिन भाषा की समझ न होने के कारण फिस्की सावरकर को भारतीय पुलिस को सौंप देते फैसला 25-25 साल की सजाएं सुनाई गई। अब सावरकर को 50 साल की काला पानी की सजा भुगतनी थी। दोस्तों 1909 में सावरकर से प्रेरित होकर मदनलाल ढींगरा करजन वायली की हत्या कर देते और इसका समर्थन सावरकर करते और साथ ही सावरकर के कई पिस्तौल और बम मैनुअल भारत पहुंचा रहे थे। इस अफसर सावरकर को इस सारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लेते। उसके बाद अंग्रेज सावरकर को पुराने भाषणों के आधार पर मुकदमा चलाने का सोचते हैं, इसलिए सावरकर को भारत भेजने का फैसला करते। दोस्तों 1 जुलाई 1910 को इंग्लैंड के टिलबरी बंदरगाह से SS मौर्या नामक जहाज रवाना हुआ, जिसमें सावरकर के साथ 2 अंग्रेज अफसर जिनका नाम स्कॉटलैंड और एक एडवर्ड पार्कर था। इसके साथ ही 2 भारतीय हेड कांस्टेबल मोहम्मद सिद्दीक और अमर सिंह भी थे। वे सावरकर पर नजर गड़ाए हुए थे। दोस्तों 8 जुलाई सावरकर को शौचालय का बहाना बनाकर शौचालय जाते। उनके साथ ही सिद्दीक और अमर सिंह भी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सावरकर अपना ड्रेसिंग ग्राउंड वहीं लटकाकर एक छोटे से छेद से बाहर कूदने लगते हैं। तभी अमर सिंह देख लेता है। सावरकर का आधा शरीर बाहर था। सावरकर कूदने के बाद उनके ऊपर कई गोलियां भी चलाई गई, लेकिन सावरकर बच गए। सावरकर कुछ दूर तक तैरे और फिर जमीन पर पहुंच गए। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों साथ ही ये दोनों भारतीय भी चोर चोर चिल्लाते हुए पीछे भाग रहे थे। सावरकर 20 गज दौड़ने के बाद टैक्सी के लिए चिल्लाए, लेकिन फिर याद आया कि पैसे नहीं है और उस समय मैडम कामा और अय्यर भी और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय सावरकर की मदद के लिए समय पर पहुंच नहीं सके। उस वक्त दौरान फ्रेंच पुलिस भी पेश की, जो सावरकर ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो और मजिस्ट्रेट के सामने ले चलो। दोस्तों सावरकर का मानना था कि वह अब फ्रांस की धरती पर है, जहाँ पर ब्रिटिश लॉ लागू नहीं होते और वह राजनीतिक कैदी के तौर पर फ्रांस में शरण ले सकते हैं। लेकिन भाषा की समझ न होने के कारण फिस्की सावरकर को भारतीय पुलिस को सौंप देते। उसके बाद सावरकर को हथकड़ियों में पहना दी जाती और नासिक जेल में बंद कर देते। उस समय ये मामला मैडम कामा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। 23 दिसंबर को भड़काऊ भाषण और 30 जनवरी को 1911 को जैक्सन हत्याकांड के दोनों फैसला 25-25 साल की सजाएं सुनाई गई। अब सावरकर को 50 साल की काला पानी की सजा भुगतनी थी। दोस्तों जून 1911 को वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए अंडमान की सेल्यूलर में ले जाया गया। वहाँ पर सावरकर के जेल के कपड़े और बिल्ला जिस पर नंबर लिखा था 32,778। दोस्तों सावरकर को एक अलग कोठरी में रखा गया और वहाँ पर ही फांसी का स्थान भी था। काला पानी की जेल में सावरकर को हिंदू और गैर हिंदुओं के बीच धार्मिक परंपराओं को लेकर काफी भेदभाव देखा गया। दोस्तों हिंदू कैदियों के जनेऊ काट दिए जाते थे, जबकि मुस्लिम दाढ़ी रखने की इजाजत थी और साथ ही जेल में मुस्लिम पहरेदार कई बार कैदियों की पिटाई भी करते थे। दोस्तों सावरकर के कपड़ों पर D लिखा था। जिस जेल में बैरी ने सावरकर का नाम बम गोला नंबर 7 रखा था। साथ ही दूसरे कैदी सावरकर को बाबू के घर बुलाते थे। सेल्यूलर जेल में एक और दिक्कत थी, वह शौचालय की। अक्सर कैदियों को अपने ही कोठरी में शौच करना पड़ता था और रात भर उसी कोठरी में रहना पड़ता था। साथ में दिन में कोल्हू में तेल निकालना पड़ता था और काम पूरा ना होने पर सजा मिलती थी, जैसे ही हथकड़ी से बंद करने और कई घंटों खड़ा रखा जाता। सावरकर ने जेल में ही दीवारों पर कई कविताएं लिखी। दोस्तों जेल में ही रहने के 6 महीने बाद बाहर निकाला जाता था, लेकिन सावरकर को अंदर ही कठिन काम कराए जाते थे। सावरकर को जेल में ही आत्महत्या का भी विचार आया, लेकिन सावरकर ने सोचा अगर मरना ही है तो देश के लिए शत्रु को मार के मरेंगे। दोस्तों सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका 30 अगस्त 1911 को दी थी। उसके 10 साल तक सावरकर ने 4 मर्सी पिटीशन दी थी और 2 मर्सी पिटीशन उनके परिवार वालों की तरफ से दायर की गई थी। दोस्तों एक मर्सी पिटीशन में सावरकर ने वो ब्रिटिश माता के बेटे और वो बाहर जाकर कोई बुरा काम नहीं करेंगे और इसको लेकर अक्सर सावरकर को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन ये सावरकर की समझदारी भरा डिसीजन था। लेकिन 12 जुलाई 1920 को एक याचिका स्वीकार कर ली जाती और सावरकर के भाई गणेश सावरकर को रिहा कर दिया जाता है। अक्सर सावरकर आलोचक उनकी दया याचिका से उन्हें डरपोक और कई चीजें कहते हैं, लेकिन सावरकर एक कुशल रणनीतिकार थे। वे जानते थे कि जेल में से बाहर रहकर ज्यादा काम कारगर साबित होंगे। सावरकर की रिहाई ने सावरकर को हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए मजबूत बनाया और विदेशियों से लड़ने के लिए उत्साह भी किया। दोस्तों एक तरफ गांधी जी सर्वधर्म उपदेश देते थे, दूसरी तरफ सावरकर हिंदू हितों के लिए रक्षा के लिए आगे आते थे। साथ ही सावरकर ने भारत के विभाजन का विरोध किया। सावरकर ने उनकी पुस्तक हिंदू कौन है हिंदुत्व में लिखा है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसकी संस्कृति, भारत की परंपराएं, मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है। सावरकर को 2 मई 1921 को सेल्यूलर जेल से रिहा कर रत्नागिरी की एक जेल में कैद कर दिया जाता है। बाद में 1924 में उन्हें फिर से रिहा कर दिया और रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया जाता है। दोस्तों सावरकर को 2 शर्तों पर रिहा किया गया था। सावरकर किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरी शर्त बिना सरकार की अनुमति से रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद सावरकर ने कई समाज सुधारक कार्य भी किए, जिसमें उन्होंने 10 मार्च 1929 में पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जिसमें हर जाति के हर वर्ग के लोग जा सकते थे और साथ
ही वीर सावरकर ने जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसे सख्त खिलाफ थे और समय तक सावरकर ने कई कविताएं भी लिखी। 1937 में सावरकर ने पूर्ण रूप से आजाद हो गए थे। तब वे 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए जाते। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय सावरकर ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए भी कहा, जिससे अच्छा सैन्य प्रशिक्षण। सावरकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध करते, लेकिन सावरकर को धक्का तब लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल 8 लोगों में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में सावरकर को रिहा कर दिया जाता है और बाद में 1966 में सावरकर का अन्न जल का त्याग कर देते और तब 1966 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सावरकर अपने पूरे जीवन में देश की आजादी के लिए लड़े। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी, साथ ही जातिगत भेदभाव और छुआछूत के भी कड़ा विरोध किया। इस देश की संस्कृति को बचाने की कोशिश करी। सावरकर को आप चाहे जो भी नायक है या विवाद, लेकिन भारतीय इतिहास से उनका नाम हटाना नहीं जा सकता।